हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसा कि आपको पता ही है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण को मैंने कुल 7 पार्ट में बांटा था। पीछे बारी बारी से 6 पार्ट पढ़ा दिया है। आज हमारा 7वां पार्ट चल रहा है, भाग 7, अन्य अवक्रिया। तो अन्य अवक्रिया के अंतर्गत हमने आपको पिछले ऑडियो में पहला पार्ट पढ़ाया था अमोनिया से अवक्रिया, दूसरा पार्ट पढ़ाया था क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया। अब आज हमारा हेडिंग होगा तीसरा पार्ट बहुलकीकरण। तो बच्चों, एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण भाग 7 अन्य अवक्रिया के अंतर्गत तीसरा पार्ट आज हम लेंगे बहुलकीकरण। एल्डिहाइड तथा कीटोन का बहुलकीकरण आपको समझाऊंगा। एल्डिहाइड तथा कीटोन का बहुलकीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। तो बहुलकीकरण में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम एल्डिहाइड का लेते हैं। एल्डिहाइड का बहुलकीकरण। किसका बहुलकीकरण? एल्डिहाइड का बहुलकीकरण लेते हैं। अब एल्डिहाइड का बहुलकीकरण लेते हैं। अब एल्डिहाइड के बहुलकीकरण में भी 2 पार्ट। पहला हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण। पहला हम कौन सा लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण। और दूसरा हमारा होगा एसिटल्डिहाइड का बहुलकीकरण। ये हमारा होगा। तो सबसे पहले हम किसको समझाएंगे? पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण आपको समझाएंगे। तो बच्चों, बहुलकीकरण किसे कहते हैं? जिनके अणुभार छोटे छोटे होते हैं, कम अणुभार वाले तत्व, जो कम अणुभार वाले यौगिक हैं, कम अणुभार वाले यौगिक आपस में संघनित होकर या आपस में जुड़कर उच्च अणुभार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो निम्न अणुभार के यौगिक होते हैं उसे हम एकलक कहते हैं, और एकलक अणु जब आपस में जुड़कर उच्च अणुभार के अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम बहुलक कहते हैं। और एकलक से बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे हम बहुलकीकरण कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का एकलक अणु, अब यहां क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड का एकलक अणु, फॉर्मल्डिहाइड का एकलक अणु आपस में संयुक्त होकर, आपस में जुड़कर, आपस में संघनन अवक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड का उच्च अणुभार का यौगिक बनाएगा, बहुलक बनाएगा। तो इसे हम फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण कहेंगे। मतलब फॉर्मल्डिहाइड के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर के फॉर्मल्डिहाइड के उच्च अणुभार का निर्माण करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण कहेंगे। और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलकीकरण से जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद का नाम लिया जाएगा। जैसे हम बच्चों यहां फॉर्मल्डिहाइड के अंतर्गत, अब हम इसको आपको पढ़ाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड में पहला भाग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इस फॉर्मल्डिहाइड का पहला पार्ट मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए, ये तो अभी मैंने ब्यौरा बताया, इस ब्यौरा को आप लिख लीजिएगा। अब बारी बारी से हम यहां लेंगे। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, देखिए सुनिए, यहां पर ए पार्ट में मैं क्या कहूंगा? फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन, 40% जलीय विलयन को वाष्पित करने, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को वाष्पित करने
पर पैरा फॉर्मल्डिहाइड, क्या? पैरा फॉर्मल्डिहाइड पैरा फॉर्मल्डिहाइड का सफेद क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। तो बच्चों, जब हम फॉर्मल्डिहाइड का 40% जली विलयन को वाष्पित करते हैं तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड का सफेद क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर गैसीय फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। तो बच्चों, यहां कहना हमारे पास ये है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड के 40% जली विलयन को वाष्पित करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% जली विलयन को वाष्पित करते हैं तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड का सफेद क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। इसे हम फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण कहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण की अभिक्रिया क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO के अणु, नंबर ऑफ अणु लेते हैं। तो ये इसको हम जब वाष्पीकृत करेंगे तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के अणु CH2O का नंबर ऑफ अणु आपस में जुड़ जाता है और आपस में जुड़ करके पैरा फॉर्मल्डिहाइड बना लेता है। इसका कैसा होगा, ये कैसे इसको हम लिख सकते हैं? नंबर ऑफ अणु को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद O, फिर CH2, फिर O, फिर CH2, फिर O, और ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ अणु, फॉर्मल्डिहाइड का नंबर ऑफ अणु ऐसे ही जुड़ते हुए चला जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का नंबर ऑफ अणु आपस में क्या करता है, सघनित हो जाता है, आपस में जुड़ करके ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड, क्या है इसका नाम? इसका नाम है पैराफॉर्मल पैराफॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का नंबर ऑफ अणु आपस में संघनित होकर के पैराफॉर्मल्डिहाइड का उच्च अणुभार, पैराफॉर्मल्डिहाइड का उच्च अणुभार बनाता है। इसे फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण कहते हैं। इसको कैसे किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% जली विलयन को वाष्पित करने पर पैराफॉर्मल्डिहाइड का सफेद अणु प्राप्त हो जाता है। अब यहां नंबर, ये n नंबर संख्या कितनी होगी? तो n नंबर बराबर होगा हमारे पास 6 से लेकर के 100 तक के अणु हो सकते हैं। माने 6 अणु फॉर्मल्डिहाइड आपस में संघनित होकर पैराफॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, या 10 अणु, या 50 अणु, या 100 अणु। लेकिन 100 अणु से ज्यादा जब कर देंगे, 200 अणु कर देंगे, तब फॉर्मल्डिहाइड पैराफॉर्मल्डिहाइड में बहुलकीकृत नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 6 फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु से कम लिया जाए, यदि 5 अणु लिया जाए, तब भी यह क्रिया नहीं होगी। तो फॉर्मल्डिहाइड का कम से कम 6 अणु और अधिक से अधिक 100 अणु आपस में संघनित होकर, फॉर्मल्डिहाइड का कम से कम 6 अणु और अधिक से अधिक 100 अणु आपस में संघनित होकर के पैराफॉर्मल्डिहाइड में संयुक्त होकर पैराफॉर्मल्डिहाइड एक बहुलक का निर्माण कर देता है। तो इसे हम फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण कहते हैं।
जिसको मैंने ए भाग में आपको पढ़ाया है। अब इसका बी पार्ट लेते हैं। अब इसको आप वीडियो पॉज करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा। अब इसके आगे हम आपको बी पार्ट पढ़ाते हैं। तो हमारे पास बी पार्ट क्या है उसके बारे में सुनिए। अभी हमारा फॉर्मल्डिहाइड का ही चल रहा है। अभी हमारा फॉर्मल्डिहाइड का ही बहुलकीकरण चल रहा है। हम किसका बहुलकीकरण ले रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड का ही बहुलकीकरण ले रहे हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण पार्ट बी। तो फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण पार्ट बी क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड का 60% विलयन। फॉर्मल्डिहाइड के अब 60% जलीय विलयन। फॉर्मल्डिहाइड के 60% जलीय विलयन का सांद्र H2SO4। तो फॉर्मल्डिहाइड के 60% जलीय विलयन का सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति अम्ल की अल्प मात्रा कह सकते हैं। अम्ल की सांद्र H2SO4 अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में आसवन करने पर फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु बहुलीकृत होकर मेटा फॉर्मल्डिहाइड बहुलक बनाते हैं। यह सफेद रंग का चक्रीय ठोस होता है। तो ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, फॉर्मल्डिहाइड के 60% जलीय विलयन का सांद्र H2SO4 अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में आसवन करने पर फॉर्मल्डिहाइड के कई अणु, फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु आपस में संघनित होकर फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु बहुलकीकृत होकर मेटा फॉर्मल्डिहाइड बहुलक का निर्माण कर देते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का कितना अणु? 3 अणु। जब हम फॉर्मल्डिहाइड का 60% जलीय विलयन सांद्र H2SO4 की अल्प मात्रा की उपस्थिति में आसवन करते हैं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के 60% जलीय विलयन को लेकर के और जो है सांद्र H2SO4 अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में जब आसवन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का 3 अणु आपस में, फॉर्मल्डिहाइड का कितना अणु? फॉर्मल्डिहाइड का 3 अणु आपस में संघनित होकर के, आपस में बहुलकीकृत होकर के मेटा फॉर्मल्डिहाइड बहुलक का निर्माण करता है। तो ये तो हुआ फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण नंबर बी पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब कैसे इसकी अवक्रिया होती है तो वीडियो पॉज करके अवक्रिया लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसके बाद मैं अवक्रिया लिख दूंगा। तो अवक्रिया क्या है देखिए हमारे पास, अवक्रिया में हमारे पास है जो है 3 अणु HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का क्या अणु? 3 अणु लिया और ये इसका 60% जलीय विलयन लिया।
ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, और हम यहां पर ये ले सकते हैं जो है सांद्र H2SO4 की अल्प मात्रा में, तब ये क्या होगा हमारे पास HCHO का 3 अणु आपस में जुड़ करके क्या बना देगा, मेटा फॉर्मल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा, मेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारे पास 3 अणु फॉर्मल्डिहाइड का 3 अणु आपस में संघनित होकर के मेटा फॉर्मल्डिहाइड बना देगा, और यह चक्रीय यौगिक होता है। इसका चक्रीय यौगिक कैसे होगा, CH2O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर O, फिर इधर से O, फिर CH2, और फिर ये चक्री होता है। इसको ट्राई ऑक्सीमेथिलीन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है ट्राई ऑक्सीमेथिलीन। इसको हम ट्राई ऑक्सीमेथिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम तो ध्यान रखेंगे यहां बात को कि फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु को, फॉर्मल्डिहाइड के 60% जलीय विलयन को सांद्र H2SO4 की अल्प मात्रा की उपस्थिति में जब हम आशमन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का 3 अणु आपस में बहुलकीकृत होकर मेटा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का बी पार्ट हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड का हम क्या लेंगे, सी पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे बच्चों, सी पार्ट लेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का सी पार्ट, हमारा फॉर्मल्डिहाइड ही चल रहा है, ध्यान रखेंगे हम। फॉर्मल्डिहाइड का ही बहुलकीकरण आपको पढ़ा रहे हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के बहुलकीकरण में सी पार्ट हम लेंगे। तो सी पार्ट में हम क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सी पार्ट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड HCHO का कई अणु, फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु। ध्यान से सुनिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु बहुलीकृत होकर फार्मोस क्या बनाता है, फार्मोस शर्करा बनाता है। ध्यान रखेंगे बच्चों। तो क्या हमने कहा, तीसरे पार्ट में फॉर्मल्डिहाइड का जो तीसरा पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण पार्ट 3 पढ़ा रहा हूं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु बहुलीकृत होकर फार्मोस शर्करा, कौन शर्करा, फार्मोस शर्करा का निर्माण करता है। और यह अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहां क्या करेंगे, HCHO फॉर्मल्डिहाइड का कई अणु, 6 अणु। फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फार्मोस शर्करा C6H12O6 फार्मोस शर्करा का निर्माण कर देता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब हम जो है ये लेते हैं एल्डिहाइड का जो फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड का जो 6 अणु है, तो फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु आपस में बहुलीकृत होकर के फार्मोस का निर्माण कर देता है। तो बच्चों क्या है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड का सी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, बहुलकीकरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जो है फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु बहुलीकृत होकर फार्मोस शर्करा का निर्माण कर देता है, जो मैंने आपको यहां रिएक्शन करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चों।
तो इसको आप ध्यान से लिखिएगा। अब हम आगे लेते हैं। अब हमारा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण समाप्त हो गया। अब हम दूसरा हेडिंग लेंगे, एस्टल्डिहाइड का बहुलकीकरण। किसका बहुलकीकरण? अब एल्डिहाइड का ही बहुलकीकरण चल रहा है। देखिए हमारे पास किसका बहुलकीकरण चल रहा है? एल्डिहाइड का बहुलकीकरण चल रहा है। अब इस एल्डिहाइड के बहुलकीकरण में हम कौन सा बहुलकीकरण लेंगे? एल्डिहाइड के बहुलकीकरण में हम लेंगे अगला पार्ट, एस्टल्डिहाइड का बहुलकीकरण। एसिटल्डिहाइड का बहुलकीकरण। ठीक है, तो अब हम एसिटल्डिहाइड का बहुलकीकरण लेंगे। अभी तक मैं क्या ले रहा था? फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण। अब दूसरा पार्ट हम लेंगे, एसिटल्डिहाइड का बहुलकीकरण। अब एसिटल्डिहाइड के बहुलकीकरण में पहला पार्ट पैरा एल्डिहाइड में बहुलकीकरण। किसमें बहुलकीकरण? पैरा एल्डिहाइड में। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, सीधे रिएक्शन लिख दूंगा। ध्यान सुनिए, निर्जल एसिटल्डिहाइड को, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसी को सुनकर आप लिख भी लेंगे। तो निर्जल एसिटल्डिहाइड को कमरे के ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराया जाता है, तब पैरा एल्डिहाइड बहुलक प्राप्त होता है। अब यह बहुलक, जो पैरा एल्डिहाइड बहुलक प्राप्त होता है, तो पैरा एल्डिहाइड के बारे में सुन लीजिए। पैरा एल्डिहाइड बहुलक मीठी गंध युक्त द्रव है, जिसका क्वथनांक 124 डिग्री सेल्सियस है। इसकी चक्रीय संरचना होती है। यह तनु H2SO4 से अवकृत करके पुनः एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित भी हो जाता है। इसलिए पैरा एल्डिहाइड का उपयोग औषधि के रूप में, निश्चेतक तथा निद्राकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, पैरा एल्डिहाइड कैसे बनता है? पैरा एल्डिहाइड बनता है एसिटल्डिहाइड से। तो निर्जल, ध्यान से सुनिए एक बार, निर्जल एसिटल्डिहाइड को कमरे के ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं, तो हमारा एल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड का 3 अणु, एसिटल्डिहाइड का कई अणु? एसिटल्डिहाइड का 3 अणु आपस में बहुलीकृत होकर पैरा एल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। तो बच्चों, निर्जल एसिटल्डिहाइड माने हम यहां लेंगे CH3CHO का 3 अणु। कैसा होगा? निर्जल एसिटल्डिहाइड। तो निर्जल एसिटल्डिहाइड का 3 अणु हम लेंगे और इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटल्डिहाइड का 3 अणु आपस में बहुलीकृत होकर पैरा एल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो CH3CHO का होल थ्राइज, CH3CHO का होल थ्राइज, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पैरा एल्डिहाइड। तो पैरा एल्डिहाइड इस तरीके से एसिटल्डिहाइड का 3 अणु पैरा एल्डिहाइड में बहुलीकृत हो जाता है। पैरा एल्डिहाइड की चक्रीय संरचना भी होती है। तो पैरा एल्डिहाइड की चक्रीय संरचना कैसी होती है, यहां हम बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। यहां देखिए हम बना दे रहे हैं पैरा एल्डिहाइड की चक्रीय संरचना। CHOO, फिर हम यहां से लेंगे CH, यहां पर लेंगे CH, और हमारे पास फिर ये O। और इससे हमारे पास इस CH से CH3 जुड़ जाएगा, इस CH से CH3 जुड़ जाएगा, और ये CH3 जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास पैरा एल्डिहाइड की क्या है? संरचना है। तो पैरा एल्डिहाइड चक्रीय होता है। तो पैरा एल्डिहाइड कैसी संरचना में होता है? चक्रीय संरचना में होता है। कैसी चक्रीय संरचना होती है उसके बारे में मैंने यहां बना दिया है। और पैरा एल्डिहाइड चक्रीय संरचना में होता है, वो मैंने चक्रीय संरचना बना दिया। पैरा एल्डिहाइड का क्वथनांक, ये द्रव के रूप में, पैरा एल्डिहाइड द्रव के रूप में पाया जाता है, और इसका क्वथनांक 124 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पैरा एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र H2SO4 से करा दिया जाए
पैरा एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र H2SO4 से करा दिया जाए तो पैरा एल्डिहाइड फिर से ये एल्डिहाइड का निर्माण, एस्टल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे इस बात का कि पैरा निर्जल एस्टल्डिहाइड को कमरे के ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक निर्जल एस्टल्डिहाइड को कमरे के ताप पर जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि हम बहुलीकृत करते हैं तो एस्टल्डिहाइड का 3 अणु आपस में बहुलीकृत होकर पैरा एल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। तो ये तो हमारा ए पार्ट हो गया, पैरा एल्डिहाइड में बहुलीकरण। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब हमारा अगला हम हेडिंग लेते हैं एल्डिहाइड में, एस्टल्डिहाइड में हम बी पार्ट लेते हैं। एस्टल्डिहाइड का बहुलीकरण चल रहा है हमारा, किसका बहुलीकरण चल रहा है? एस्टल्डिहाइड का बहुलीकरण चल रहा है। अब इसमें हम बी पार्ट लेंगे। बी पार्ट में क्या लेंगे? मेटा एल्डिहाइड में बहुलीकरण। किसके बहुलीकरण में? मेटा एल्डिहाइड में, मेटा एल्डिहाइड में बहुलीकरण। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे मेटा एल्डिहाइड का बहुलीकरण कैसे होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, इसको ध्यान से सुनिए, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क HCl की उपस्थिति में, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क HCl की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड आपस में बहुलीकृत होकर के मेटा एल्डिहाइड का निर्माण करता है। और मेटा एल्डिहाइड बहुलक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। और इस ठोस मेटा एल्डिहाइड ठोस जो पदार्थ बनता है बहुलक, इस बहुलक का गलनांक 245 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे तनु H2SO4 के साथ यदि गर्म करते हैं तो यह पुनः एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है और इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। मेटा एल्डिहाइड का उपयोग हम कैसे करते हैं? मेटा एल्डिहाइड का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। मेटा एल्डिहाइड का उपयोग हम कैसे करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और मेटा एल्डिहाइड किस अवस्था में पाया जाता है? मेटा एल्डिहाइड ठोस अवस्था में पाया जाता है। मेटा एल्डिहाइड का गलनांक कितना होता है? 245 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेटा एल्डिहाइड की क्रिया यदि हम मेटा एल्डिहाइड की क्रिया यदि हम तनु H2SO4 से करा दें तो फिर से हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, किस ताप पर? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम एसिटल्डिहाइड का 4 अणु लेकर के, एसिटल्डिहाइड का 4 अणु लेकर के शुष्क HCl के उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करा रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क HCl की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड का 4 अणु, एस्टल्डिहाइड का कितना अणु? एस्टल्डिहाइड का 4 अणु आपस में संयुक्त होकर, आपस में बहुलीकृत होकर मेटा एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप वीडियो पॉज करके ऊपर वाले लिख ही लिए होंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां देखिए बहुलीकरण पार्ट में कैसे हमारा ये मेटा एल्डिहाइड का निर्माण होता है उसके बारे में देखिए। CH3CH डबल बॉन्ड, एक अणु एस्टल्डिहाइड। अब दूसरा अणु देखिए CH डबल बॉन्ड O CH3, ये भी CH3CH डबल बॉन्ड O, एस्टल्डिहाइड का दूसरा अणु। अब देखिए यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड O CH3 एस्टल्डिहाइड का तीसरा अणु। अब देखिए हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH, यह एस्टल्डिहाइड का चौथा अणु। एस्टल्डिहाइड का एक अणु, एस्टल्डिहाइड का दूसरा अणु, एस्टल्डिहाइड का तीसरा अणु, एस्टल्डिहाइड का चौथा अणु। कितना एल्डिहाइड है? यह एसिटल्डिहाइड का कई अणु? 4 अणु लिया गया। अब एस्टल्डिहाइड का 4 अणु कैसे अभिक्रिया करता है तो इसको देखिए, हमारे पास ये बंध यहां से खुल जाएगा और ये डबल बंध यहां से खुल जाएगा और ये डबल बंध यहां से खुल जाएगा और ये डबल बंध यहां से खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका वाला जो है हमारे पास, ये ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, ये वाला ऑक्सीजन जाकर के, ये वाला ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन पे आक्रमण करेगा और ये वाला ऑक्सीजन जाके इस कार्बन पे आक्रमण करेगा और ये वाला ऑक्सीजन जाकर के इस कार्बन पे आक्रमण करेगा। तो हमारे पास क्या होगा? शुष्क HCl की उपस्थिति में होगा, शुष्क HCl की उपस्थिति में होगा। तो बच्चों देखिए क्या उत्पाद बनेगा? ये चक्री हो जाएगा। देखिए CH3
CH सिंगल बॉन्ड O, अब इसी O से हमारा ये CH जुड़ जाएगा, ये CH जुड़ गया, तो CH से कौन जुड़ेगा, CH3। अब देखिए हमारे पास, अब इस CH से जो हमारा यह CH है इससे ये O जुड़ेगा, तो ये हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, इससे O, फिर हमारे पास CH, ये हमारे पास CH फिर बीच में O, फिर CH, और इस CH से इधर क्या जुड़ेगा, CH3। और फिर इधर चलेंगे तो इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो हमारे पास कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया, फिर क्या होगा हमारे पास CH होगा, और इस CH से क्या होगा, CH3, और इस CH से कौन हो जुड़ेगा, अभी इस CH से बीच में देखो ऊपर वाला CH है, फिर O, फिर CH, तो हमारे पास CH से O, फिर CH। इस प्रकार से हमारे पास उत्पाद बन जाता है जिसका नाम है मेटा एल्डिहाइड। मेटा एल्डिहाइड, तो मेटा एल्डिहाइड चतुष्क, ये मेटा एल्डिहाइड बहुलक का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों एक बार इसे फिर से ध्यान सुन लीजिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क HCl की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड का 4 अणु बहुलीकृत होता है। तो कैसे बहुलीकृत होता है, इस ढंग से बहुलीकृत होकर के मेटा एल्डिहाइड बहुलक का निर्माण कर देता है। और मेटा एल्डिहाइड का हम निर्माण, जो ये मेटा एल्डिहाइड जो बनता है बहुलक, इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये हमारा हुआ एल्डिहाइड का बहुलकीकरण। हमारा कौन सा हेडिंग चल रहा है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण भाग 7 अन्य अवक्रिया के अंतर्गत। पहला हमने अमोनिया के साथ अवक्रिया पढ़ाया, दूसरा क्लोरोफॉर्म के साथ अवक्रिया पढ़ाया, और तीसरा हमारा बहुलकीकरण चल रहा है। तो हम आपको बहुलकीकरण पढ़ा रहे हैं, तो बहुलकीकरण में एल्डिहाइड का बहुलकीकरण, कीटोन का बहुलकीकरण, तो हम आपको सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं, एल्डिहाइड का बहुलकीकरण। अब एल्डिहाइड में 2 यौगिक है, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एस्टल्डिहाइड। तो पहले मैंने आपको फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण बताया, फिर अब आपको मैं एस्टल्डिहाइड का बहुलकीकरण बताया हूं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, आगे हम आपको नोट पॉइंट बता दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुलकीकरण नहीं करते हैं। देखो अब हम यहां नोट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड का बहुलकीकरण तो बता दिया, अब आता है हमारे पास एरोमेटिक। इसको वीडियो पोस्ट करके अवक्रिया लिख लीजिएगा। अब हमारे पास बात आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुलकीकरण नहीं करते हैं, साफ साफ बात है। एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुलकीकरण की अवक्रिया नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा क्यों नहीं करते हैं, तो उसका क्यों का जवाब है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। जैसे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड OH है, तो यहां पर हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है, इसलिए हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड कभी भी बहुलकीकरण की अवक्रिया नहीं करते। एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुलकीकरण की अवक्रिया नहीं करते क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। एलिफैटिक एल्डिहाइड बहुलकीकरण की अवक्रिया करते हैं क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। और फॉर्मल्डिहाइड विशेष रूप से बहुलकीकरण अवक्रिया करता है, जो कि हमने अलग से आपको फॉर्मल्डिहाइड का बहुलकीकरण बताया है। अब दूसरा नोट पॉइंट है, कीटोन का बहुलकीकरण नहीं होता। चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड, चाहे एलिफैटिक कीटोन हो, चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, ये बहुलकीकरण की अवक्रिया नहीं करते हैं। तो एलिफैटिक कीटोन, ध्यान से सुनिएगा, कीटोन में दोनों चीजें, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन में ये दोनों कीटोन आएंगे, दोनों ही एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, दोनों ही बहुलकीकरण की अवक्रिया नहीं करते हैं। तो बहुलकीकरण की अवक्रिया, एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण में बहुलकीकरण की अवक्रिया कौन करता है, तो बहुलकीकरण की अवक्रिया में केवल एल्डिहाइड ही बहुलकीकरण की अवक्रिया करता है, कीटोन बहुलकीकरण अवक्रिया नहीं करता। और एल्डिहाइड में भी विशेषता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुलकीकरण अवक्रिया नहीं करता।
केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड ही बहुलकीकरण की अवक्रिया करता है। तो बच्चों ध्यान में रहेगा ना ये बात। बहुलकीकरण के केस में क्या ध्यान रखेंगे, बहुलकीकरण अवक्रिया के अंतर्गत केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड का ही बहुलकीकरण अवक्रिया होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का बहुलकीकरण अवक्रिया नहीं होता है, और एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन भी बहुलकीकरण की अवक्रिया को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। तो बहुलकीकरण की अवक्रिया कौन नहीं करता? बहुलकीकरण की अवक्रिया एलिफैटिक एल्डिहाइड नहीं करते, बहुलकीकरण की अवक्रिया एरोमेटिक कीटोन और एलिफैटिक कीटोन नहीं करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुलकीकरण की अवक्रिया नहीं करता है। एलिफैटिक एल्डिहाइड में फार्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बहुलकीकरण की अवक्रिया करते हैं। तो फार्मल्डिहाइड की बहुलकीकरण अवक्रिया कैसे होती है और एस्टल्डिहाइड की बहुलकीकरण अवक्रिया कैसी होती है, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारा हो गया आज का तीसरा हेडिंग कंप्लीट होता है। बहुलकीकरण की अवक्रिया भी कंप्लीट होती है, उसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये वीडियो पोस्ट करके अवक्रिया आप लिख ही लेंगे। अब हमारे पास नंबर 3 मैंने आपको बहुलकीकरण की अवक्रिया बता दिया। अब हम लेंगे नंबर 4। नंबर 4 लेंगे प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन से अवक्रिया। तो हमारा अन्य अवक्रिया के अंतर्गत हमने अमोनिया से अवक्रिया पढ़ा दिया, क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया पढ़ा दिया, बहुलकीकरण अवक्रिया पढ़ा दिया। अब हमारा चौथा हेडिंग होगा एमीन, प्राथमिक एमीन से अवक्रिया। तो प्राथमिक एमीन से अवक्रिया के बारे में सुन लीजिए। एलिफैटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन जो है, ये एल्डिहाइड और कीटोन प्राथमिक एमीन से कैसे अवक्रिया करते हैं उसके बारे में ध्यान से सुनिए। तो प्राथमिक एमीन से अवक्रिया, एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राथमिक एमीन से कैसे अवक्रिया करते हैं उसके बारे में पहले ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको रासायनिक अवक्रिया लिख करके दिखा देंगे। तो हमारे पास बच्चों एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राथमिक एमीन से क्रिया करके एजोमेथिन, एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राथमिक एमीन से क्रिया करके एजोमेथिन इमीन का निर्माण करते हैं, जिसे हम सीफ बेस कहते हैं। ध्यान सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीफ बेस का निर्माण पूछ लेता है कि सीफ बेस निर्माण की एक अवक्रिया लिखिए। तो आपको क्या करना है, एल्डिहाइड तथा कीटोन की प्राथमिक एमीन से अवक्रिया करा देना है। और एल्डिहाइड तथा कीटोन की जब प्राथमिक एमीन से अवक्रिया करा देंगे तो जो योगात्मक उत्पाद बनेगा, वह योग उत्पाद एजोमेथिन कहलाएगा, इमीन कहलाएगा, और वही सीफ बेस होगा। बहुत ही सरल अवक्रिया है। अगर हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन की, तो हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन की पीछे अमोनिया से अवक्रिया पढ़ाया था, उसी प्रकार से यहां पर भी है। एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम प्राथमिक एमीन से अवक्रिया कराते हैं तो हमें एजोमेथिन योगात्मक उत्पाद बनता है। एल्डिहाइड की क्रिया चाहे कीटोन की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराएंगे तो हमारे पास एजोमेथिन योग उत्पाद बनता है, जिसको हम सीफ बेस कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बार बार इसको सुनिए और तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राथमिक एमीन से क्रिया करके एजोमेथिन योग उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम सीफ बेस कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, हमारा उदाहरण क्या होगा। उदाहरण नंबर 1 हम लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। पहले हम एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड से शुरुआत कर रहे हैं। किससे शुरुआत कर रहे हैं? एसिटल्डिहाइड से। तो ना उदाहरण नंबर, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला है, हमारे पास NH2C2H5। ये हमारे पास प्राथमिक एमीन है। 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन, जिसका नाम है, हमने जिसको लिया है एथिल एमीन। 1 डिग्री एमीन में मैंने क्या लिया? एथिल एमीन लिया। और एल्डिहाइड में किसको लिया? एल्डिहाइड में मैंने एसिटल्डिहाइड लिया।
तो हमारे पास एस्टल्डिहाइड में मैंने एल्डिहाइड में मैंने एस्टल्डिहाइड लिया और एमीन में हमने प्राथमिक एमीन लिया। तो दोनों रासायनिक अवक्रिया करते हैं, यहां से दोनों H और ये O हमारा निकल जाएगा बाहर। तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन पर प्रतिस्थापन अवक्रिया मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में ऑक्सीजन पर प्रतिस्थापन अवक्रिया, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का विस्थापन अवक्रिया मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N, उसके बाद आगे हो जाएगा C2H5। तो हमारे पास ये क्या बना, एस्टल्डिहाइड एथिलेमीन, एसिटल्डिहाइड एथिल एमीन बना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीफ बेस कहते हैं। ये हमारे पास सीफ बेस का निर्माण हो गया। तो ये तो हमारा हुआ उदाहरण नंबर 1, एस्टल्डिहाइड की प्राथमिक एमीन से अवक्रिया मैंने आपको बता दिया। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। वीडियो पोज करके अवक्रिया लिख लीजिएगा। अब उदाहरण नंबर हम लेते हैं 2। उदाहरण नंबर 2 में हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम यहाँ क्या बदलाव करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए हम यहाँ पर सिर्फ एस्टल्डिहाइड का सूत्र है CH3 CH डबल बॉन्ड O, और एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड का सूत्र होगा C6H5 CH डबल बॉन्ड O। तो CH3 के जगह पर हम क्या ले लेंगे, CH3 की जगह हम ले लेंगे C6H5। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया हमने, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का जब अमोनिया से अवक्रिया कराएंगे तो इसी तरीके से अवक्रिया होगी और सीफ बेस बनेगा। तो यहां हमारे पास CH3 के जगह पर क्या आ जाएगा, CH3 के जगह हमारे पास आ जाएगा C6H5 और बाकी उत्पाद ऐसे ही रहेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड N C2H5। तो हमारे पास इधर से हम लिए एथिल एमीन। तो हमारे पास क्या बना, बेंजल्डिहाइड एमीन, बेंजल्डिहाइड एथिल एमीन सीफ बेस का निर्माण हुआ। बेंजल्डिहाइड एथिल एमीन सीफ बेस का निर्माण हो गया। अब यदि हम इधर हम बेंजल्डिहाइड लें और इधर 1 डिग्री एमीन में एथिल एमीन न लें, 1 डिग्री एमीन में हम ले रहे हैं, 1 डिग्री एमीन में हम ले यहां पर ले एनिलीन। तो एनिलीन का क्या सूत्र होता है, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। तो हमारे पास C2H5 की जगह क्या आएगा, C2H5 की जगह आएगा C6H5। तो C6H5NH2 1 डिग्री एमीन है, लेकिन उस 1 डिग्री एमीन का नाम है एनिलीन। तो अब हम इधर क्या कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं और एनिलीन ले रहे हैं। तब इसका जब अवक्रिया होगा तो क्या बनेगा, तो इस तरफ तो C6H5 CH डबल बॉन्ड N तो हो जाएगा। अब इधर भी बदलाव होगा, इधर भी क्या होगा, C2H5 की जगह हमारे पास हो जाएगा C6H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब एस्टल्डिहाइड जो हमारा बेंजल्डिहाइड एमीन था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर बेंजल्डीन एनिलीन। अब इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डीन एनिलीन। ये भी हमारे पास क्या है, सीफ बेस ही है। इसके पहले भी जो बना था वो भी सीफ बेस था। तो ये हमारा हुआ बेंजल्डिहाइड और एनिलीन के साथ अवक्रिया। इसके पहले जो मैंने लिखा था एसिटल्डिहाइड का एमीन के साथ अवक्रिया लिखा था। फिर उसके बाद दोबारा मैंने क्या लिखा, बेंजल्डिहाइड का एथिल एमीन के साथ अवक्रिया लिखा था। अब यहां मैंने क्या लिखा, बेंजल्डिहाइड और इधर हमने एनिलीन लिया। तो बेंजल्डिहाइड एनिलीन आपस में अवक्रिया करके बेंजल्डीन एनिलीन सीफ बेस का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 हो गया। अब हम उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हम क्या करें, उदाहरण नंबर 3 देखिए हम लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हम क्या लेंगे, अब एल्डिहाइड न लेकर के हम कीटोन लेंगे। तो कीटोन में हम लेते हैं क्या, एसीटोन। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है बच्चों, एसीटोन का सूत्र तो होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ से क्या होगा CH3 और CH3। ये हमारे पास एसीटोन का सूत्र है। तो एसीटोन का सूत्र क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
तो एसीटोन का सूत्र क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब एसीटोन का इधर एनिलीन के साथ अपक्रिया कराएंगे। एसीटोन का एनिलीन प्राथमिक एमीन एनिलीन के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो ऐसे ही अपक्रिया होगी। इधर क्या बदलाव होगा, इधर हमारे पास बदलाव होगा, यहां देखिए, यहां बदल कर आएगा क्या, यहां C डबल बॉन्ड N और इधर हमारे पास क्या होगा, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3 रहेगा। तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड N C6H5 और इधर भी CH3 हो जाएगा। तो CH3 बीच में C डबल बॉन्ड N C6H5। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एसीटोमीन। इसका नाम क्या होगा, एसीटोमीन। अब यह एसीटोमीन भी क्या होगा, सीफ बेस होगा। क्या होगा ये, सीफ बेस, ये भी सीफ बेस है। तो कीटोन में एसीटोन भी प्राथमिक एमीन एनिलीन से अपक्रिया करके एसीटोमीन सीफ बेस का निर्माण कर देता है। तो ये हुआ हमारा एल्डिहाइड तथा कीटोन का प्राथमिक एमीन के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया, एल्डिहाइड तथा कीटोन का प्राथमिक एमीन के साथ अपक्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारे पास आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन का बहुलकीकरण बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड का बहुलकीकरण होता है लेकिन कीटोन का बहुलकीकरण नहीं होता है। अब एल्डिहाइड में भी मैंने आपको बताया कि एलिफैटिक एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का बहुलकीकरण होता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का बहुलकीकरण नहीं होता है और कीटोन का भी बहुलकीकरण नहीं होता है। ये मैंने आपको समझाया 1 by 1 करके। फिर दूसरा मैंने हेडिंग लिया प्राथमिक एमीन से अपक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन की प्राथमिक एमीन के साथ अपक्रिया। तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राथमिक एमीन से अपक्रिया करके एजोमेथिन इमीन का निर्माण करते हैं, जिसे हम सीफ बेस कहते हैं। और उस सीफ बेस का मैंने 3 ठो उदाहरण बताया, एक एस्टल्डिहाइड का अपक्रिया बताया, दूसरा बेंजल्डिहाइड का अपक्रिया बताया, तीसरा एसीटोन की अपक्रिया बताया। एसीटोन का प्राथमिक एमीन से अपक्रिया, बेंजल्डिहाइड का प्राथमिक एमीन से अपक्रिया और एस्टल्डिहाइड का प्राथमिक एमीन से अपक्रिया। तो एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड और एसीटोन का जब प्राथमिक एमीन से अपक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सीफ बेस उत्पाद प्राप्त होता है। अब आपको परीक्षा में आ जाए कि सीफ बेस निर्माण की कोई एक अपक्रिया लिखिए, तो सीफ बेस निर्माण की आपको मैंने 3 उदाहरण बता दिया है, कोई एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, याद करके जाइएगा। अब अगला हम लेते हैं अन्य अपक्रिया के अंतर्गत हम 5वां अपक्रिया लेंगे, जो है बेंजोइन संघनन अपक्रिया और रिफॉर्मेटेस्की अपक्रिया और ये स्मिट अपक्रिया। तो हमारे पास कुल अभी 3 अपक्रिया हमारे पास बचेगी, जो हम आपको अगले, इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो पोज करके यह अपक्रिया लिख लीजिएगा। अब हमारे पास चौथा हमारा समाप्त हो गया, 4 नंबर एक खत्म हो गया हमारे पास। अब 5 नंबर अन्य अपक्रिया देखिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन का रासायनिक गुण भाग 7 अन्य अपक्रिया में हम पढ़ा रहे हैं। अन्य अपक्रिया में मैंने आपको अमोनिया से अपक्रिया पहला बताया, दूसरा क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया बताया, तीसरा बहुलकीकरण अपक्रिया बताया, चौथा प्राथमिक एमीन से अपक्रिया बताया और 5वां हमारा अपक्रिया होगा बेंजोइन संघनन अपक्रिया। तो बेंजोइन संघनन अपक्रिया 5 नंबर और 6वां हमारा होगा रिफॉर्मेटेस्की अपक्रिया, रिफॉर्मेटेस्की अपक्रिया और 7वां होगा हमारे पास स्मिट अपक्रिया। ये हमारे पास है। तो हमारे पास बेंजोइन संघनन अपक्रिया, रिफॉर्मेटेस्की अपक्रिया और स्मिट अपक्रिया, ये हम आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, हमारा आज यहीं तक होगा, चौथा पॉइंट तक हुआ बहुलकीकरण और प्राथमिक एमीन से अपक्रिया। आगे के वीडियो में मैं आपको बेंजोइन संघनन अपक्रिया, रिफॉर्मेटेस्की अपक्रिया और स्मिट अपक्रिया पढ़ाऊंगा।
ये सारी अभिक्रियाएं भाग 7 अन्य अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।